इम्पोर्टेंट डिस्क्लेमर, इस वीडियो में दिखाए गए कुछ सीन्स सिनेमैटिक रिकंस्ट्रक्शंस और पब्लिकली अवेलेबल रिपोर्ट्स पर बेस्ड हैं। ये किसी भी तरह के प्रोपोगेंडा को प्रमोट नहीं करता और हम किसी की भी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहते। हम सिर्फ पब्लिकली अवेलेबल रिपोर्ट्स पर बेस्ड वीडियोस बनाते हैं। 31 मार्च 1989 टोक्यो जापान की पुलिस एक 19 साल के लड़के की किडनैपिंग और गैंग रेप केस में 4 टीनेज सस्पेक्ट से इंटेरोगेशन कर रही थी। पूछताछ के दौरान उन्होंने बार बार एक लड़की के साथ हुए खौफनाक क्राइम का जिक्र किया, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। जो डिटेल्स वो बता रहे थे उसका उस इन्वेस्टिगेशन से कोई भी लेना देना नहीं था। शुरू में पुलिस को लगा कि शायद ये सस्पेक्ट्स जानबूझकर इन्वेस्टिगेशन को कंफ्यूज कर रहे हैं, इसीलिए ऑफिसर्स ने चारों को अलग अलग इंटेरोगेशन रूम में बिठाया और वही सवाल दोबारा पूछे। हैरानी की बात यह थी कि अलग क्वेश्चनिंग के बावजूद भी उनकी स्टेटमेंट ऑलमोस्ट सेम थी। तब इन्वेस्टिगेटर्स को समझ आ गया ये लोग किसी झूठी कहानी की नहीं बल्कि एक क्राइम केस की बात कर रहे हैं जिसका पुलिस के पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं था। जब ऑफिसर्स ने उस क्राइम के बारे में और पूछा तब सस्पेक्ट्स ने बताया कि उन्होंने एक लड़की का मर्डर करने के बाद उसकी बॉडी को एक स्टील ड्रम में डालकर कंक्रीट से भर दिया और टोक्यो के वाकासु कंस्ट्रक्शन साइट पर डंप कर दिया। पुलिस ने तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू किया। कंस्ट्रक्शन साइट पर ऑलरेडी काफी ड्रम्स पड़े हुए थे। काफी देर तक कुछ नहीं मिला, लेकिन सस्पेक्ट्स के बताए हुए एरिया में एक ड्रम मिला जो पूरी तरह कंक्रीट से सील था और देखने में काफी पुराना लग रहा था। जब उसे खोला गया तब कंक्रीट के अंदर एक यंग लड़की की डेड बॉडी दबी हुई थी। फोरेंसिक एग्जामिनेशन में पता चला कि उसकी मौत ट्रॉमेटिक शॉक की वजह से हुई थी। उसके शरीर पर कई पुरानी इंजरीज थी जो लंबे समय तक की गई ब्रूटल वायलेंस का सबूत थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसकी रेक्टल कैविटी के अंदर भी प्लास्टिक बॉटल्स मौजूद थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये सामने आया कि उसकी ब्रेस्ट के अंदर निडल्स थी। उसका चेहरा इतनी बुरी तरह डैमेज हो चुका था कि उसकी पहचान करना भी मुश्किल था। वो लड़की मौत के वक्त प्रेग्नेंट थी। ये सिर्फ एक मर्डर नहीं था, ये मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे डिस्टर्बिंग ट्रू क्राइम केसेस में से एक था। और सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये लड़की कौन थी? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेलिंग ट्रूथ। आज हम बात करने वाले हैं जनको फुरुटा के केस की। एक ऐसा केस जिसने सिर्फ जापान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इस केस ने पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स को मजबूर कर दिया ये सोचने के लिए कि एक इंसान दूसरे इंसान के साथ इतनी बेरहमी कैसे कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये सब इतने दिनों तक किसी को क्यों नहीं पता चला। नवंबर 1988 उस वक्त जापान को दुनिया की सबसे सेफेस्ट कंट्री में से एक माना जाता था। क्राइम रेट बहुत कम था, लोग देर रात तक बिना डर के बाहर ट्रैवल करते थे और पेरेंट्स अपने बच्चों को अकेले स्कूल भेजने से भी नहीं घबराते थे। लेकिन हर सेफ सोसाइटी की तरह इस इमेज के पीछे भी एक डार्क साइड छुपी हुई थी। 1980s के आखिरी सालों में कुछ एरियाज में यूथ गैंग्स का इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा था। क्राइम धीरे धीरे सामने आ रहे थे। इसी जापान में रहती थी 17 साल की जुनको फुरुटा, एक हार्ड वर्किंग स्कूल स्टूडेंट जो पढ़ाई के साथ साथ एक प्लास्टिक मोल्डिंग फैक्ट्री में पार्ट टाइम जॉब करती थी ताकि वो अपनी ग्रेजुएशन ट्रिप के लिए खुद पैसे जमा कर सके। उसके सपने भी हर नॉर्मल टीनेजर की तरह सिंपल थे, कॉलेज जाना, इंडिपेंडेंट बनना और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना। रिपोर्ट्स के मुताबिक जंको का किसी गैंग या क्रिमिनल एक्टिविटी से कोई भी कनेक्शन नहीं था। वो सिर्फ अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रही थी। लेकिन कभी कभी किसी क्राइम का विक्टिम बनने के लिए ना किसी दुश्मनी की जरूरत होती है और ना ही किसी गलती की। कभी कभी सिर्फ एक गलत दिन, एक गलत जगह और गलत लोग ही काफी होते हैं। और 25 नवंबर 1988 जनको फुरुटा की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। 25 नवंबर शाम का वक्त था। नवंबर की ठंड धीरे धीरे बढ़ रही थी। रोड्स पर रोज की तरह ट्रैफिक था और लोग अपने काम से घर लौट रहे थे। जनको भी अपनी पार्ट टाइम जॉब से साइकिल पर घर वापस लौट रही थी। उसके लिए ये बस एक नॉर्मल दिन था, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो अपने घर कभी वापस नहीं पहुंच पाएगी। इस दौरान कुछ लड़के उस पर नजर रखे हुए थे और ये कोई और नहीं बल्कि उसके स्कूल के सीनियर लड़के थे, हिरोशी मियानो, जो ओगुरा, शिंजी मिनाटो और याशोशी। बाद की इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि इनमें से कई लोकल गैंग से जुड़े हुए थे। इसी वजह से आसपास के लोग भी इनसे डरते थे। इन चारों में सबसे इन्फ्लुएंशियल था हिरोशी मियानो।
हिरोशी पहले जुनको को प्रपोज कर चुका था, लेकिन जुनको ने उसे पोलाइटली रिजेक्ट कर दिया था। अक्सर रिजेक्शन के बाद लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन हिरोशी के लिए ये उसकी ईगो का सवाल बन गया और उसने बदला लेने का फैसला कर लिया। उस दिन उसने एक प्लान बनाया। जैसे ही जुनको साइकिल से घर जा रही थी, हिरोशी और शिंजी ने अपनी मोटरसाइकिल से जानबूझकर उसकी साइकिल को टक्कर मारी। जुनको अचानक सड़क पर गिर गई। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, हिरोशी उसके पास आया और उल्टा उसको एक्सीडेंट का जिम्मेदार ठहराने लगा। जुनको उस वक्त अकेली थी और घबराहट में वो बार बार माफी मांगने लगी। तब हिरोशी ने उसे कहा कि पास में उसके एक दोस्त का घर है, वहां चलकर आराम से बैठते हैं और बात क्लियर कर लेते हैं। जुनको को लगा शायद ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो बात करके सुलझ जाएगी। इस भरोसे में जुनको उनके साथ चलने के लिए मान गई, लेकिन ये उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक फैसला साबित होने वाला था। जैसे ही जुनको उसके घर के अंदर गई, सब कुछ बदल गया। जुनको का फोन उससे छीन लिया गया। फिर उसे धमकी भी दी गई कि अगर उसने भागने की या पुलिस को बताने की कोशिश की और अपने पेरेंट्स से कांटेक्ट करने की कोशिश की तो उसके परिवार को जान से मार दिया जाएगा। सिर्फ 17 साल की एक स्कूल गर्ल अचानक ऐसे लोगों के बीच कैद हो चुकी थी जिनके इरादे शुरू से ही खतरनाक थे। उसी रात जुनको के पेरेंट्स उसका इंतजार करते रहे। हर गुजरते मिनट के साथ उनकी बेचैनी बढ़ती गई। पहले उन्हें लगा शायद काम में देरी हो गई होगी, फिर सोचा शायद वो किसी दोस्त के घर रुक चुकी होगी। लेकिन जब रात काफी हो गई और जुनको घर नहीं लौटी, उनकी चिंता और बढ़ने लगी। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनकी बेटी उस वक्त अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग लड़ रही है और ये सिर्फ शुरुआत थी। उस दिन के बाद जुनको की जिंदगी जैसे वहीं रुक गई। अगले 44 दिनों तक जो उसके साथ हुआ उसे आज भी मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे हॉरिफाइंग क्रिमिनल केसेस में से एक माना जाता है। कोर्ट रिकॉर्ड्स के मुताबिक शुरू के कुछ दिनों तक हिरोशी और उसके साथियों ने जुनको को लगातार धमकियों के दम पर कैद करके रखा और हर रोज उसे एक बात कही जाती, अगर उसने भागने की कोशिश की या किसी की मदद मांगी तो उसके पेरेंट्स और उसकी फैमिली को जान से मार दिया जाएगा। सिर्फ 17 साल की जुनको पूरी तरह डर के साए में जी रही थी। कुछ ही दिनों बाद जो वो अपने घर नहीं पहुंची, उसके पेरेंट्स ने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और उसके वर्क प्लेस पर उसके बारे में पूछना शुरू किया। लेकिन जब कहीं से भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली, उन्होंने पुलिस स्टेशन जाकर उसकी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई। उस वक्त किसी को भी अंदाजा नहीं था कि जुनको अभी भी जिंदा थी, लेकिन वो एक ऐसी जगह कैद थी जहां से बाहर आना लगभग नामुमकिन था। बाद में जब ऑफेंडर्स को मिसिंग कंप्लेंट के बारे में पता चला, उन्होंने जुनको को उसके पेरेंट्स को फोन करने के लिए मजबूर किया। धमकियों के बीच जुनको ने अपनी माँ से कहा कि वो अपनी मर्जी से एक दोस्त के घर पर है और वो कुछ दिनों में घर वापस लौट आएगी। अपनी बेटी की आवाज़ सुनकर उसके पेरेंट्स को लगा कि शायद सब ठीक है। इस भरोसे में उन्होंने मिसिंग कंप्लेंट भी वापस ले ली। बाद में कई एक्सपर्ट्स ने माना कि इन्वेस्टिगेशन के लिए ये एक टर्निंग पॉइंट भी साबित हुआ। इसके बाद जुनको पर लगातार फिजिकल और सेक्सुअल वायलेंस की गई। बाद के रिकॉर्ड्स के मुताबिक शुरू में सिर्फ वही 4 ऑफेंडर्स उसके साथ अब्यूज करते थे। उसका बार बार रेप किया जाता था। जुनको को बहुत ज्यादा मारा भी जाता था, जिसकी वजह से वो फिजिकली भी काफी ज्यादा वीक हो चुकी थी। अब धीरे धीरे हिरोशी ने अपने कुछ और दोस्तों को भी घर बुलाना शुरू कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक जुनको के साथ 100 से ज्यादा लोगों ने रेप किया, उसे फिजिकली अब्यूज किया, उसे मेंटली काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया, लेकिन किसी ने भी इसके बारे में बाहर जाकर किसी से बात नहीं की और ना ही कभी पुलिस को इन्फॉर्म किया। कुछ लोग हिरोशी से डरते थे और कुछ लोग उसके फ्रेंड्स थे और कुछ ने सब कुछ देखने के बाद भी खामोशी चुनी। ये बात आज भी इस केस का सबसे डिस्टर्बिंग पहलू मानी जाती है। हर गुजरते दिन के साथ जुनको की फिजिकल कंडीशन और भी खराब हो जाती थी। उसे ठीक से खाना भी नहीं दिया जाता था। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी सामने आया कि जुनको को अपना ही यूरिन पीने के लिए फोर्स किया जाता था और उसे इतना ज़्यादा मारा जाता था कि वो चल भी नहीं पाती थी। उसे ना ही प्रॉपर खाना दिया जाता था और ना ही प्रॉपर पानी दिया जाता था। अगर वो पानी भी मांगती थी तो वहाँ पर मौजूद लड़के उस पर यूरिनेट कर देते थे। आप सोच भी नहीं सकते कि उस लड़की पर क्या बीती होगी। वो सिर्फ 17 साल की एक बच्ची थी। लगातार मारपीट और टॉर्चर की वजह से उसके शरीर पर गहरी इंजरीज आ चुकी थी। दिसंबर के महीने में एक बार जुनको ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन वो पकड़ी गई। इसके बाद उसके साथ और भी ज़्यादा वायलेंस किया गया, जिसके बाद उसका चलना भी मुश्किल हो गया। कई रिपोर्ट्स में ये भी सामने आया कि उसकी रेक्टल कैविटी के अंदर से प्लास्टिक की बॉटल्स मिली।
कैन यू इमेजिन कि उसके अंदर प्लास्टिक की बॉटल्स थी। वो एक छोटी बच्ची थी, उसकी ब्रेस्ट पर काफी ज्यादा निडल्स थी और उसके निप्पल्स को भी प्लग कर दिया गया था, उसके नेल्स तक को प्लग किया गया था और उसे मल्टीपल टाइम्स फिजिकल टॉर्चर किया जा रहा था। डेली उसका रेप हो रहा था, जिसको देखकर या सोचकर शायद किसी की भी रूह कांप सकती है। हर दिन के साथ उसकी तबीयत और बिगड़ती गई। फिर आया 4 जनवरी 1989। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस दिन हिरोशी मियानो एक गैम्बलिंग गेम में हार गया था और उसने अपना सारा गुस्सा जनको पर निकाल दिया। उसके बाद चारों ऑफेंडर्स ने मिलकर जनको पर एक और ब्रूटल अटैक किया। तब तक जनको का शरीर लगभग पूरी तरह जवाब दे चुका था और सबसे बड़ी बात, जनको प्रेग्नेंट भी थी। 5 जनवरी 1989 सिर्फ 17 साल की जनको ने अपनी आखिरी सांस ली, लेकिन उनके लिए ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। क्राइम को छुपाने के लिए ऑफेंडर्स ने उसकी बॉडी को एक स्टील ड्रम में डाल दिया और फिर उस स्टील ड्रम को कंक्रीट से भर दिया गया और टोक्यो के वकासो इंडस्ट्रियल एरिया में डंप कर दिया गया। उन्हें लगा कि कंक्रीट के नीचे ये हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। जुनको फुरुटा सिर्फ एक मिसिंग स्कूल गर्ल थी। उसकी फैमिली के पास कोई जवाब नहीं था और पुलिस के पास कोई आई विटनेस नहीं था, ना कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस जिसके बेसिस पर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ सके। लेकिन मार्च 1989 में बिल्कुल एक अलग केस ने सब कुछ बदल दिया। टोक्यो पुलिस उस वक्त एक 19 साल के लड़के की किडनैपिंग और गैंग रेप केस में कुछ टीनेज सस्पेक्ट से इंटेरोगेशन कर रही थी। क्वेश्चनिंग के दौरान एक सस्पेक्ट ने अचानक से एक लड़की के मर्डर का जिक्र किया। पहले इन्वेस्टिगेटर्स को लगा कि शायद वो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब सभी सस्पेक्ट्स को अलग अलग इंटेरोगेट किया गया तो उनकी कहानी हर बार एक ही जगह आकर रुकती थी। पुलिस ने उनके स्टेटमेंट क्रॉस चेक किए, टाइमलाइन को वेरीफाई किया और फिर सस्पेक्ट्स के बताए हुए लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। टोक्यो के वकासु कंस्ट्रक्शन साइट पर कई स्टील ड्रम पड़े हुए थे, लेकिन उनमें से एक ड्रम सस्पेक्ट के बताए गए ड्रम से मैच कर रहा था। जब ऑफिसर्स ने उस ड्रम को खुलवाया तो कंक्रीट के अंदर ह्यूमन रिमेन्स मिले। फोरेंसिक एग्जामिनेशन के बाद ऑफिशियली कंफर्म हुआ कि वो बॉडी जनको की थी। ये कंफर्मेशन होते ही पूरे जापान में शॉक की लहर दौड़ गई। न्यूज चैनल, न्यूज़पेपर और टेलीविजन डिबेट में सिर्फ एक ही केस की बात होने लगी। इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ने 4 प्राइमरी ऑफेंडर्स को अरेस्ट कर लिया। उस वक्त ये सब जुवेनाइल्स थे। इस वजह से जापानीज जुवेनाइल लॉ के तहत शुरू में उनकी आइडेंटिटीज ऑफिशियली पब्लिक नहीं की गई। बाद में मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए उनके नाम पब्लिक डोमेन में आ गए। पुलिस ने फोरेंसिक एविडेंस, विटनेस स्टेटमेंट और सस्पेक्ट के कन्फेशन को वेरीफाई किया। इन्वेस्टिगेशन में ये तक सामने आया कि इस क्राइम के बारे में बहुत से लोग जानते थे। कुछ लोग ऑफेंडर से डरते थे, कुछ लोग उनके दोस्त थे और कुछ ने ये सब जानते हुए भी पुलिस को कभी इन्फॉर्म नहीं किया। ये बात इस केस को और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग बना देती है। अब पूरे देश की नजरें कोर्ट रूम पर थी। लोगों को यकीन था कि इतने हॉरिफाइंग क्राइम के बाद मैक्सिमम पनिशमेंट दी जाएगी, लेकिन ट्रायल के दौरान एक और लीगल इशू सामने आया। क्योंकि ऑफेंडर्स उस वक्त जुवेनाइल्स थे, इसलिए जापानीज लॉ ने उनकी एज को सेंटेंसिंग में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर माना। कोर्ट ने हर एक्यूज्ड का रोल अलग अलग इवेल्युएट किया और हर हियरिंग के बाद अपना फैसला सुनाया। प्राइमरी ऑफेंडर हिरोशी मियानो की अपील के बाद 20 साल की प्रिजन सेंटेंस मिली। जो अगुरा, शिंजी और याशोशी को भी अलग अलग प्रिजन टर्म सुनाई गई। लेकिन जब ये वर्डिक्ट सामने आया तब पूरे जापान के लोग हैरान रह गए। बहुत से लोगों का ये मानना था कि इतने बड़े क्राइम के लिए ये एक बहुत ही छोटी सजा है। इस केस के बाद जापान के जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम पर नेशन वाइड डिबेट शुरू हुई। लीगल एक्सपर्ट्स ने सवाल उठाया कि इतने सीरियस क्राइम में जुवेनाइल लॉ को दोबारा रिव्यू किया जाना चाहिए। आज भी लोग मानते हैं कि जुनको को कभी पूरा इंसाफ नहीं मिला, लेकिन इस केस की सबसे दर्दनाक बात सिर्फ कोर्ट वर्डिक्ट नहीं थी, बल्कि ये थी कि जुनको सिर्फ 17 साल की एक स्कूल गर्ल थी। उसके सपने थे और उसका एक अपना परिवार था, एक फ्यूचर जिसके लिए वो काफी ज्यादा मेहनत कर रही थी, और वो फ्यूचर उससे हमेशा के लिए छीन लिया गया। आज इस बात को ऑलमोस्ट 35 साल हो चुके हैं, लेकिन जुनको का नाम आज भी दुनिया के सबसे डिस्टर्बिंग ट्रू क्राइम केसेस में लिया जाता है। अगर आपको ऐसी क्राइम इन्वेस्टिगेशन और डॉक्यूमेंट्रीज पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आगे हम कौन सी वीडियो को कवर कर सकते हैं, क्योंकि हम सिर्फ स्टोरीज नहीं बताते, हम उनके पीछे के फैक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। टेलिंग ट्रूथ, ओवर एंड आउट।